चुनाव आयोग तो ये बात धर्म गई के है, आधार वो पर वीडियोस देश भी को मंगाए लड़ाने का गए हैं काम। जिसमें प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। अब चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्या चुनाव आयोग कहता है, वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, जितने भी जैसे अभी प्रवक्ताओं से मेरी बातचीत हुई, अब्बास जी बड़े धैर्य से इसको सुनिएगा, सब कह रहे हैं कि भाई मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अगर देश के संसाधन में 4% रिजर्वेशन की बात हो रही है, जो परसेंटेज है वो तो 100 है। अब उसमें से 4% रिजर्वेशन किसी कास्ट बेस पर, किसी धर्म विशेष को लेकर बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है कि यह भी देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और बड़ा मुद्दा इसलिए आज से है कि भाई वो 4% तो मिस हो गया ना, जो जनरल कास्ट से है या फिर जो उसको बिलोंग नहीं करते हैं उस कास्ट को, वो क्या करेंगे? 4% तो उसी के कोटे से कटेगा, कोई बाहर से 100% का 104% तो नहीं हो जाएगा। अगर 4% कोटे का मामला है या फिर अलग से रिजर्वेशन का मामला है, तो यह भी मुझे लगता है एक मुद्दा है। अब्बास जी देखिए, आपने संसाधन की बात करी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। देखिए, जहां तक संसाधनों का सवाल है, मुझे लगता है ये एक और भ्रामक बयान 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की ओर से आया, जबकि हमारे देश के संसाधन प्रधानमंत्री जी ने किसको दिए? 22, 24, 25 उद्योगपति मित्रों को, इससे ज्यादा किसको दिए हैं? हम आमतौर से ये होता था, जो देश की संपदाएं होती थी, उन संपदाओं को उद्योगपतियों से बनवाया जाता था और वो पीपीपी मॉडल पे उसे बनाते थे, उसके बाद वो देश को पास आ जाते थे वापिस 20-25 सालों के बाद। अब उल्टा हो रहा है, जो देश की बनी बनाए संपदाएं हैं वो उद्योगपतियों को दी जा रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे 400 करोड़ न जाने कितने करोड़ सरकार ने लगा दिए, उसके बाद एक बहुत बड़े उद्योगपति को दे दिया गया। इस प्रकार की हो रही, तो देश की संपदाएं बेचने का, देश की संपदाओं का बंटाधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, अब 2 महत्वपूर्ण सवाल हो गया अब्बास जी। जो अभी आरक्षण पे मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, आरक्षण पे जो स्लैब था, जो अपर कैपिंग थी, जो अभी घोषणाबद्ध कुछ पार्टियों के आए, इंडिया गठबंधन के, उन्होंने कहा है कि हम इसको हटाने का काम करेंगे। आरक्षण पे अपर जो स्लैब है वो नहीं रहेगी, तो किसी के हिस्से की आरक्षण का नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आरक्षण के विरोध में है। जो आप देखिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देश में जो 7,000 पद आरक्षित हैं, उनमें से 3,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अगर आप ओबीसी के लिए ग्रुप ए के 60% पद, ग्रुप बी के 74% पद, ग्रुप सी के 64% ये खाली पड़े, ये उन ओबीसी लोगों के लिए है जिनकी आमदनी 8 लाख प्रति वर्ष से कम है। तो आपने ओबीसी, दलितों, वंचितों, शोषितों को ठगने का काम किया। ठीक है, मैं रुचिका अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं आपके सवालों को लेकर, उसके बाद मैं दानिश कुरैशी जी आपके पास आऊंगा। रुचिका अग्रवाल जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आए। पहला तो ये कि जो देश के संसाधन हैं वो कुछ सीमित लोगों के लिए तय कर दिए गए हैं, जो कि कांग्रेस के न्याय पत्र में भी लिखा हुआ मिला कि भाई हम जो आर्थिक सर्वे वो करवाएंगे, संपत्ति का ब्यौरा, संपत्ति की डिटेल निकलवाएंगे। दूसरी बात ये कि मुद्दे नहीं है, तो अब जब 10 साल काम करने के बाद मुद्दे नहीं, तो जनता के बीच जाकर आपको इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ रही है। रुचिका जी नमस्कार, मेरी सबको राम राम। दिलीप जी, सबसे पहले आपको और सारी जनता को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं अभी थोड़ा जितना नेटवर्क की वजह से कुछ शुरुआत में सुन नहीं पाई, लेकिन जितना मैंने सुना उसमें मुझे ये समझ में आया कि सबको ये लगता है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। क्या भाजपा ने घर घर नल नहीं पहुंचाया? नल के द्वारा जल नहीं पहुंचाया? करोड़ों बाथरूम नहीं बने, टॉयलेट नहीं बने? हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को इस शर्मिंदगी का, रुचिका अग्रवाल जी, दानिश कुरैशी जी को स्क्रीन पर लाइए। जी रुचिका जी बोलिए। सदियों से एक शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ता था, उन्हें खुले में शौच में जाना पड़ता था। करोड़ों बाथ टॉयलेट जो बने हैं वो भाजपा सरकार ने बनाए हैं। जब पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था ना कि यहाँ पर सफाई की परेशानी है और मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए शौच बनवाऊंगा, टॉयलेट बनवाऊंगा, तो बहुत मजाक उड़ाया गया था। आज उसी इस कदम की सराहना होती है। क्या इन्हें ये डेवलपमेंट नजर नहीं आता? इन्हें ये नजर नहीं आता कि उज्ज्वला योजना के थ्रू हर घर में गैस पहुंच रही है? इन्हें ये नजर नहीं आता कि पढ़ाई की बात हो रही है, जनधन योजना की बात होती है? इन्हें नजर नहीं आता कि इतनी लखपत की दीदी बन गई है? इन्हें ये नजर नहीं आता कि कितने स्टार्टअप्स हो गए हैं? इन्हें ये नजर नहीं आता कि रोड हर गांव गांव तक पहुंच रही है? जो हमारा हाईवे है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया उसकी बात कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट है, कोविड के टाइम पे सब परेशान थे, पूरे विश्व परेशान था, लेकिन सिर्फ एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी थे जिन्होंने समय पे लॉकडाउन किया और सबसे पहले
एक वो वैक्सीन तैयार की जिसके लिए पूरे देश ने हमारा गुणगान भी किया, हमसे मांगा, और उस समय जो लॉस की स्थिति थी किसी भी देश के लिए, वो हमने वैक्सीन जहां दे सकते थे हमने सहायता के तौर पे, और जहां हम बेच सकते थे वहां पर हमने उसके उसके बदले ठीक हमने है। पैसा तो ये पाया। तो लेकिन इतने ये कहीं ना इतनी कहीं चीजें होने के बावजूद भी रुचिका जी, इतनी जी जो अब बात आप गिना रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में भी है। और जिस दिन बीजेपी का संकल्प पत्र रिलीज हो रहा था, मैनिफेस्टो, मैं खुद वहां पर बीजेपी मुख्यालय में था मौजूद, और वहां पर बीजेपी के 10 साल के कामकाज जो आप लोगों ने किया वो आप लोगों ने गिनाए, जनता के बीच रखे, उसका एक बकायदा वीडियो भी रिलीज किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले या फिर इस घुसपैठिए को आपके पैसे दे दिए जाएंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, क्या ये मुद्दे आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में बहुत जरूरी है, 2024 के चुनाव में? देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही है कि कांग्रेस राष्ट्रव्यापी आर्थिक, सामाजिक, जाति की जनगणना सर्वे कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों को, उपजातियों को, उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता भी लगवाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन क्या वो सतत कदम उठाएगी? वेल्थ का सर्वे कराएगी। वेल्थ का सर्वे किस लिए कराएगी? जिन पूंजीपतियों की ये बात करते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। एक तो पहली बात, जिन पूंजीपतियों के लिए ये पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों की वजह से देश का वेल्थ डेवलप होता है। तो पूंजीपतियों के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो पूंजीपति इतने ही बुरे हैं तो अपने अपने प्रदेशों में जहां पर इनकी खुद की सरकारें हैं वहां पर उनके साथ मिलकर क्यों प्रोजेक्ट लेते हैं, क्यों उनके साथ काम करते हैं? वो नहीं करनी चाहिए। एक मिनट में यहाँ पर एक जगह भाषण में देते हैं कि हम इन पूंजीपतियों के खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने ये क्यों कर दिया? भाजपा उनको सपोर्ट करती है, लेकिन 1 घंटे बाद उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। जी तो ये डबल फेस तलबात नहीं होनी चाहिए। जी दूसरी बात, अगर आप सभी की अगर वेल्थ सर्वे कराएंगे तो वेल्थ जी सर्वे कराने में सिर्फ पूंजीपतियों की बात नहीं है, देश के हर नागरिक की बात है। जी अगर ठीक है। अगर आप समानांतर की बात करते हैं तो अपने राज्यों में क्यों नहीं कराते? कांग्रेस अपने राज्यों में करा ले। प्रेम कुमार जी इसका जवाब लूं, लेकिन दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी, AIMIM चीफ असदुद्दीन साहब को सुन रहे थे, वो तो कहते कि भाई मोदी हिटलर है और मोदी जितना झूठ बोलने वाला कोई नेता उन्होंने नहीं देखा होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि हिटलर और मुसोलिनी के टाइम में कोई उनके खिलाफ बोल सकता था क्या? इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर वो आपको तुष्टीकरण वाले सवाल पे जवाब दे दीजिएगा दानिश जी। उसके बाद अब्बास जी आपके पास आ रहा हूं। तो जी, अरे तो आज भी कहां बोल पा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, माधवी लता वाले मामले में इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंची, उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर विपक्ष की बात की जाए तो मोदी जी के मामले में विपक्ष उसके पास पहुंचा, इलेक्शन कमीशन के खबर जो आ रही है उसके मुताबिक शायद मामला अदालत पहुंचेगा। लेकिन ये सारी चीजें तो आपके सामने है। आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव थे उसमें इलेक्शन कमीशन में क्या हलफनामा दिया था? याद नहीं है आपको कि देश के प्रधानमंत्री जब अगर उसका हनन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम फिर कैसे उसको रोक पाएंगे? ये हलफनामा दिया था। अब मुझे ये बताइए, क्या मुसोलिनी बाकी रह गया? क्या हिटलर बाकी रह गया? बताइए तो। चंडीगढ़ में क्या बाकी रह गया? चंडीगढ़ आपके सामने नहीं है क्या? वो हिटलर और मुसोलिनी की याद नहीं दिलाते आपको? देश में लोकतंत्र नाफिज है, इसीलिए कहा उन्होंने कि देश में लोकतंत्र नाफिज है। और आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भाषा सही नहीं है, ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आप देश के मुसलमान बच्चों के लिए आप ये कह रहे हैं कि उनकी आबादी क्या है। अगर मैं पलट के उनके पूछ लूं कि भाई आप अपने पिता की 6 संतानों में से एक संतान है, तो फिर उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 संतानों में से एक संतान है, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? लेकिन दिक्कत क्या? अच्छा वो कौन है फिर? क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। तो दिक्कत उनकी ये है कि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मॉरली भी हार चुकी है, हर तरीके से हार चुकी है। पहले फेज में ही मुझे लगता है कि वो सरेंडर हो चुके हैं। इसीलिए अब तक जितनी गारंटी की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि मोदी जी को खुद की गारंटी पे भी अब भरोसा नहीं रहा कि शायद वो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को शायद यकीन ना हो। अब्बास हैदर कुछ कहना चाह रहे हो? सौरभ दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब्बास हैदर जी।
देखिए मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उद्योगपतियों पे बात करी कि हमारी सरकार या हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं ना, हम उद्योग के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एमएसएमई है हमारे देश का, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न कराता है, 12 करोड़ लोगों को रोजगार उत्पन्न कराता है, उसको चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने क्रोनी कैपिटलिज्म किया है। हमारा जो इस राज्य है, जो हमारे राज्य की जो नीति है, वो उद्योग के साथ साथ जो हमारी जो वर्क फोर्स है उसको भी मजबूत करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी ओर कोई भी काम आपके द्वारा नहीं किया गया। और हमारा ये कहना है कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए आप उद्योगपति मित्रों के माफ कर सकते हैं, तो हमारे देश के किसानों के आप कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकते? एमएसएमई को मजबूत करने के लिए बीजेपी कहती है कि उन्होंने भाई 50 करोड़ जनधन खाते खुलवाए, लघु उद्योग के लिए जो मुद्रा लोन योजना है उसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया गया, एमएसएमई को बूस्ट करने का काम किया। बीजेपी ये कहती है लगातार % लोगों के जीरो बैलेंस है अकाउंट में, उसमें पैसे कितने ये भी तो बता देना। क्या 15 लाख रुपए तो छोड़ दीजिए, उसमें जीरो बैलेंस, ज्यादातर जीरो है, मैक्सिमम जो परसेंटेज है बताएं, ये भी बताएं कि इन्होंने जो लोन दिए हैं उनके पास क्या हुआ, कितना एमएसएमई देश में हुआ। 82,000 उद्योग सिर्फ एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, पूरे देश का आंकड़ा तो ये समय से देते नहीं है। इन्होंने पूर्ण रूप से एमएसएमई सेक्टर को चौपट करने का काम किया है कुछ उद्योगपति मित्रों के लिए। ये हमारी आपत्ति है। और हमारी आपत्ति है कि आपने देश की जो महत्वपूर्ण संपदा दी, देखिए जो रक्षा संपदा होती है देश की, जो स्ट्रेटेजिक चीजें होती है, जैसे एयरपोर्ट है या रक्षा चीजें है, रेलवे है, वो हमारे देश की स्ट्रेटेजिकली अगर कभी कोई ऐसी स्थिति हो तो वहां पे उनकी आवश्यकता हो तो उनको भी आपने बेचने का काम किया। हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, आप नेशनल सिक्योरिटी की भी